इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, यानी आयनों के स्वतंत्र अभिगमन से संबंधित कोलरास का नियम। ये टॉपिक एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक एग्जामिनेशन में यहाँ से आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, और सबसे पहले देखते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, यानी आयनों के स्वतंत्र अभिगमन से संबंधित कोलरास का नियम। द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन मेनली डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग टू फैक्टर्स। फर्स्ट, नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। सेकेंड, मोबिलिटी ऑफ आयंस। If number of ions in solution is more, the conductance of the electrolytic solution is greater. In the same way, if mobility of ions is more, then the conductance of the electrolytic solution is greater. तो आपने देखा कि किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का, किसी विद्युत अपघटनी विलयन का जो कंडक्टेंस होता है, चालकता होती है, वह दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन, यानी विलयन में आयनों की संख्या, और सेकेंड है मोबिलिटी ऑफ आयंस, आयनों की गतिशीलता। आप देखेंगे कि सॉल्यूशन में अगर नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा हैं तो सॉल्यूशन का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। ऐसे ही अगर आयंस की गतिशीलता ज़्यादा है, आयंस की स्पीड ज़्यादा है, तो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस अधिक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Strong electrolytes such as HCl, H2SO4, HNO3, NaOH, KOH, etc. are almost completely dissociated even in their concentrated solution. Here in concentrated solutions, ions are very close together and strong interionic attraction operates amongst oppositely charged ions. Thus, ions feel backward pulling and therefore their mobility is lesser. Hence, the conductance of this solution is lesser. अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सांद्र विलयन की बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं अपने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में भी ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड होते हैं, लगभग पूरी तरह वियोजित होते हैं। लेकिन चूंकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस में अपोजिटली चार्ज आयंस क्लोज टुगेदर होते हैं, एक दूसरे के समीप होते हैं, उनके बीच स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन यानी प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण कार्य करता है, जिसके कारण जब एक आयन मूव करता है टुवर्ड्स रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, दूसरा आयन अपोजिटली चार्ज आयंस उसकी बैकवर्ड पुलिंग करता है। ऐसे केस में आयंस की मोबिलिटी कम होती है, आयंस का स्पीड कम होता है, जिसके कारण सॉल्यूशन का कंडक्टेंस रिलेटिवली लेशर होता है। तो आपने देखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज HCl, NaCl, H2SO4, HNO3, KCl, ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये अपने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस में लगभग पूरी तरह आयोनाइज्ड होते हैं। लेकिन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस में चूंकि आयंस क्लोज टुगेदर हैं, एक दूसरे के पास पास हैं, उनके बीच स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन, उनके बीच एक प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण कार्य करता है, जिसके कारण आयंस की मोबिलिटी रिलेटिवली लेशर होती है। क्योंकि आयंस जब रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते हैं तो उसका जो को आयन है, उसका जो अपोजिटली चार्ज को आयन है, वह उसकी बैकवर्ड पुलिंग करता है, जिसके कारण आयंस की मोबिलिटी कम होती है, सॉल्यूशन का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस रिलेटिवली लेशर होता है। ये देखिए यहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस, याद रहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस में स्पेशली, या वीक का भी केस ले सकते हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस में क्या केस बनता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का, यहां शो किया गया है। ये देखिए एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लिया गया है, दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, दैट इज एनोड एंड कैथोड, और यहां पर एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है किसी इलेक्ट्रोलाइट का।
आप देखेंगे कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस में आयंस क्लोज टुगेदर हैं। ये देखिए, सपोज ये है कैटायन, दिस वन एनायन, ये इनके बीच का डिस्टेंस रिलेटिवली कम है, जिसके कारण इनके बीच एक स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन ऑपरेट कर रहा है। जब कैटायन कैथोड की ओर मूव करता है तो एनायन उसकी बैकवर्ड पुलिंग करता है, या जब एनायन एनोड की ओर मूव करता है तो कैटायन उसकी बैकवर्ड पुलिंग करता है। क्या होगा इसके कारण? दोनों ही आयंस की मोबिलिटी रिलेटिवली लेशर होगी, नेचुरली सॉल्यूशन का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड, weak electrolytes such as CH3COOH, NH4OH, H2CO3, etc. are very feebly dissociated in their concentrated solution. On dilution, the degree of dissociation of these electrolytes increases and therefore number of ions in solution increases. However, the rate of the increase of degree of dissociation of these electrolytes is much lesser than the rate of dilution. Hence, ions go further to one another with dilution and interionic attraction decreases. तो आप देखेंगे कि जो weak electrolytes हैं, उनके केस में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वेरी फीबली डिसोसिएटेड होगा, बहुत कम आयोनाइज्ड होगा, डिसोसिएटेड होगा। जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ेगा, विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, यानी ज्यादा से ज्यादा जो अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसोसिएट होते जाएंगे। लेकिन यहां पर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी वियोजन के मात्रा में वृद्धि की दर रेट ऑफ डाइल्यूशन के रिलेटिवली बहुत कम होती है, यानी तनुता बहुत तेजी से आप बढ़ाते हैं तो वहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन धीरे धीरे इंक्रीज होती है। ऐसे केस में होगा क्या? भले ही सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, लेकिन विथ डाइल्यूशन आयंस एक दूसरे से दूर जाएंगे, उनके बीच का इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, आयंस की मोबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर है? तो आपने देखा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विथ डाइल्यूशन बढ़ता है, जिसके कारण सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ आयंस इज मच लेसर एज कंपेयर टू रेट ऑफ डाइल्यूशन। रेट ऑफ डाइल्यूशन के रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन में जो आयनों की संख्या बढ़ रही है उसकी रेट बहुत कम होती है। ओवरऑल रिजल्ट ये होता है कि सॉल्यूशन में आयंस एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं, डाइल्यूशन के साथ साथ जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाएंगे आयंस एक दूसरे से दूर जाएंगे, उनके बीच इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, जिसके कारण आयंस की मोबिलिटी बढ़ेगी, तो नेचुरली सॉल्यूशन का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। क्लियर है? In infinitely dilute solutions, both weak and strong electrolytes are completely dissociated and interionic attraction is completely vanished. Here, all the ions become free from their coions and migrate independently to give a definite contribution to the total conductance of this solution. बहुत खास बात, infinite dilution पर जब solution को बहुत ज़्यादा dilute कर देते हैं, at infinite dilution आप देखेंगे both weak and strong electrolytes are almost completely dissociated. वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट्स लगभग पूरी तरह डिसोसिएटेड होते हैं। एंड इंटर आयनिक अट्रैक्शन, जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन होता है, अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच जो अट्रैक्शन लग रहा था वह लगभग समाप्त हो चुका होता है, दैट इज ऑलमोस्ट वेनिश्ड। इस केस में हर आयन, प्रत्येक आयन अपने को आयन के इफेक्ट से क्या होता है, मुक्त हो जाता है, और अपने को आयन के इफेक्ट से मुक्त होकर के इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करता है और सॉल्यूशन के टोटल कंडक्टेंस में एक डेफिनिट कंट्रीब्यूशन देता है। कहने का मतलब है, सपोज हम क्लोराइड आयन की बात करें तो सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन का जो अपोजिट आयन है वह H+ आयन है कि K+ आयन है कि Na+ आयन है, नो मैटर। क्लोराइड आयन का जो कंडक्टेंस है वो फिक्स हो जाएगा। कब? इन इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस।
सेम वैसे ही अगर हम कैटायन की बात करें, सपोज H प्लस आयन की बात कर रहे हैं, तो वह H प्लस आयन किस एनायन से जुड़ा था? Cl माइनस से जुड़ा था, Br माइनस से जुड़ा था, सल्फेट आयन से जुड़ा था, फास्फेट आयन से जुड़ा था, नो मैटर। जो H प्लस आयन का कंट्रीब्यूशन है इन टोटल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, वह क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा, क्योंकि H प्लस आयन अपने को आयन के इफेक्ट से क्या हो गया है? मुक्त हो गया है, इंडिपेंडेंटली माइग्रेट कर रहा है और सॉल्यूशन के टोटल कंडक्टेंस में अपना एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन देगा। इसी पॉइंट से रिलेटेड है कोलरास लॉ। आप देखेंगे कि कोलरास लॉ बोलता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड and interionic attraction has completely vanished, अनंत तनुता पर जब विद्युत अपघट्य पूरी तरह आयनित है और साथ में इंटरआयनिक अट्रैक्शन अंतर आयनिक आकर्षण पूरी तरह समाप्त हो चुका है, ऐसे केस में all the ions become free from their co-ions, all the ions become free from the effect of their co-ions, प्रत्येक आयन अपने को-आयन के इफेक्ट से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है, and migrates independently to give a definite contribution to the total conductance of solution, solution के total conductance में अपना एक निश्चित कंट्रीब्यूशन देता है, कैसे? स्वतंत्र रूप से अभिगमन करके। क्लियर है? तो ऐसे केस में सॉल्यूशन का टोटल कंडक्टेंस नेचुरली कैटायन और एनायन के आयनिक कंडक्टेंसेस के सम के इक्वल होगा। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कोलरास लॉ। देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। ये देखिए यहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस, एक डायग्राम शो किया गया है। डाइल्यूट सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कैसा होगा? तो याद रहे डाइल्यूट सॉल्यूशन में एक तो इलेक्ट्रोलाइट चाहे वीक हो या स्ट्रांग हो पूरी तरह आयोनाइज्ड है, साथ में आयंस एक दूसरे से बहुत दूर हो गए हैं, उनके बीच का जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन था बहुत कमजोर हो गया है। ऐसे केस में जब कैटायन कैथोड की ओर मूव करेगा तो उस पर लगने वाला बैकवर्ड पुलिंग रिलेटिवली कम होगा, कमजोर होगा, नेग्लिजिबल होगा। वैसे ही एनायन एनोड की ओर भी कैसे इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करेगा और सॉल्यूशन के टोटल कंडक्टेंस में एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन देगा, एक निश्चित योगदान देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Kohlraasch law governs the molar conductance of electrolytic solution at infinite dilution. According to this law, at infinite dilution, when the electrolyte is completely dissociated and interionic attraction has completely vanished, all the ions become free from the effect of their co-ions and migrate independently to give a definite contribution to the total conductance of the solution. Thus, at infinite dilution, the molar conductance of an electrolytic solution is equal to the sum of the ionic conductances of its constituent ions. तो आपने देखा कि ये जो कोलरास का नियम है वह इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, अनंत तनुता पर, जब सोल्यूशन टू मच डाइल्यूटेड है, इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड है, उस समय इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के मोलर कंडक्टेंस को गवर्न करता है। और क्या बोलता है यह लॉ? तो बोलता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन when electrolyte is completely dissociated and interionic attraction has completely vanished, all the ions become independent from the effect of their co-ions and give a definite contribution to the total conductance of solution. क्या बताया गया? अनंत तनुता पर जब विद्युत अपघट्य पूरी तरह वियोजित होता है तथा अंतर आयनिक अट्रैक्शन, अंतर आयनिक आकर्षण पूर्णतः समाप्त हो चुका होता है, ऐसे केस में सभी आयन्स अपने सह आयन के प्रभाव से मुक्त होकर के स्वतंत्र रूप से अभिगमन करते हैं, इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करते हैं और सॉल्यूशन के टोटल कंडक्टेंस में एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन देते हैं। कहने का मतलब ये कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द आयनिक कंडक्टेंसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कैटायंस एंड एनायंस। यानी अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघटनी विलयन की मोलर चालकता उसके
धन आयन तथा ऋण आयन के आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, यानी आयनों के स्वतंत्र अभिगमन से संबंधित कोलरास का नियम। आगे देखिए क्या लिखा है। मैथमेटिकली, गणितीय रूप में, लैम्डा m 0 इक्वल होगा लैम्डा m 0 कैटायन प्लस लैम्डा m 0 एनायन। याद रहे कोलरास लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। क्या बताया गया? लैम्डा m 0, व्हाट इज लैम्डा m 0? इट इज मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता है। कौन? लैम्डा m 0, जो कि इक्वल होगा लैम्डा m कैटायन प्लस लैम्डा m एनायन के। यहाँ लैम्डा m कैटायन क्या है? तो याद रहे अनंत तनुता पर कैटायन की आयनिक चालकता है। क्या है? While lambda m cation and lambda m anion are the ionic conductances of cations and anions at infinite dilution respectively. तो आपको बताया गया कि लैम्डा m 0 कैटायन और लैम्डा m 0 एनायन अनंत तनुता पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैटायन और एनायन यानी धन आयन और ऋण आयन की आयनिक चालकताएं हैं। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, फॉर एसिटिक एसिड एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज हम एसिटिक एसिड की बात कर रहे हैं, CH3COOH आयोनाइज होकर के देता है CH3COO माइनस प्लस H प्लस। लैम्डा m 0 फॉर CH3COOH के लिए लैम्डा m 0 यानी अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये इक्वल होगा लैम्डा m 0 फॉर एसीटेट आयन प्लस लैम्डा m 0 फॉर H प्लस आयन। किसके इक्वल होगा? एसीटेट आयन और H प्लस आयन के मोलर आयनिक कंडक्टेंसेस के, अनंत तनुता पर आयनिक कंडक्टेंस के सम के इक्वल होगा। क्लियर है? सिमिलरली फॉर BaCl2, अगर हम BaCl2 की बात करते हैं, BaCl2 आयोनाइज होकर के देता है BaCl2, साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी गिव्स Ba डबल प्लस प्लस 2Cl माइनस। हियर लैम्डा m 0 फॉर BaCl2, BaCl2 के लिए लैम्डा m 0 इक्वल होगा लैम्डा m Ba डबल प्लस प्लस 2 इंटू लैम्डा m 0 Cl माइनस। याद रहे Cl माइनस के 2 मोल हैं, तो यहाँ पर जो मोलर आयनिक कंडक्टेंस क्लोराइड आयन का है उससे ट्वाइस कर दिया जाएगा और उससे सम कर दिया जाएगा लैम्डा m 0 फॉर Ba प्लस प्लस के लिए, तो अपने को लैम्डा m 0 फॉर BaCl2 मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस, याद रहे अब हम अनुप्रयोग की बात करने जा रहे हैं। ये जो कोलरास लॉ है उसके 2 बहुत ही खास एप्लीकेशंस हैं और इन दोनों एप्लीकेशंस से यूजुअली न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर है? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी और एकेडमिक एग्जामिनेशन भी। तो देखते हैं कि क्या क्या एप्लीकेशंस हैं कोलरास लॉ के। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये 2 सबसे खास एप्लीकेशंस हैं जिनको आपको तैयार करना चाहिए। तो देखिए, पहला एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा का निर्धारण। किसका निर्धारण? डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। याद रहे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 होता है, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वेरी करता है, अलग अलग कंसंट्रेशन पर अलग अलग मिलता है। तो ऐसे केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का आप जो है डिटर्मिनेशन कर सकते हैं यूजिंग कोलरास लॉ। तो क्या है पहला एप्लीकेशन? डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। The degree of dissociation, that is alpha, of weak electrolytes is given by following expression। देखिए weak electrolytes का जो degree of dissociation है अल्फा है, उसका क्या एक्सप्रेशन है? तो अल्फा इक्वल होता है lambda mc अपॉन lambda m infinite, where lambda mc is molar conductance एट ए गिवन कंसंट्रेशन C, यानी किसी दी गई सांद्रता C पर सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस है, जबकि लैम्डा m 0 क्या है? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस है किस कंडीशन में? इनफाइनाइट डाइल्यूशन में। तो यहां पर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इक्वल होता है लैम्डा mc अपॉन लैम्डा m इनफाइनाइट। Here the value of lambda mc can be determined experimentally। लंबा चौड़ा एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन आपने इसको पढ़ा था।
पूरा एक अलग से हमने टॉपिक डिस्कस किया था, एक अलग से लेक्चर ही बनाया था पूरा मोलर कंडक्टेंस का, कैसे हम एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन करते हैं। तो यहाँ पर लैम्डा एम सी का वैल्यू यानी किसी दिए गए सांद्रता पर सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस कितना है, इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन कर सकते हैं। और लैम्डा एम जीरो का वैल्यू दैट इज इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, अनंत तनुता पर मोलर चालकता कितनी है, तो उसे हम कोलरास लॉ से डिटरमिन कर सकते हैं। और इन दोनों का अगर वैल्यू मिल गया तो अपने को क्या मिल जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट रेस्पेक्टिव कंसंट्रेशन, उस दी गई सांद्रता पर जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, विद्युत अपघट्य की जो वियोजन की मात्रा है, उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या लिखा है यहां पर देखिए, हियर द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम सी can be determined experimentally and that of lambda m 0 can be obtained using Kohlraasch law। किसके आधार पर हम प्राप्त कर सकते हैं, Kohlraasch law के आधार पर। Hence the degree of dissociation that is alpha can be calculated। हम अल्फा का वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए किसी दिए गए कंसंट्रेशन पर कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग Kohlraasch law ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन बहुत ही खास, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के मोलर कंडक्टेंस का डिटर्मिनेशन। याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं वो अपने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड होते हैं। जब हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन नहीं बढ़ाना पड़ता है, हल्का सा डाइल्यूट किए आयंस एक दूसरे से सफिशिएंटली डिस्टेंस पर चले जाएंगे, उनके बीच का इंटर आयनिक अट्रैक्शन समाप्त हो जाएगा और सॉल्यूशन इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जैसा बिहेव करने लगता है। ऐसे केस में आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस इजीली डिटरमिन कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली यानी प्रायोगिक रूप से। लेकिन जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर वेरी फीबली डिसोसिएटेड इन देयर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अपने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में वह बहुत कम डिसोसिएटेड होता है। जब आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो, आप डाइल्यूशन थोड़ा सा पानी मिलाए 2-4 मॉलिक्यूल और आयोनाइज्ड हो गए, थोड़ा और मिलाए 2-4 और आयोनाइज्ड हो गए। ये जो क्रम है चलता रहेगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर डाइल्यूशन करना पड़ेगा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन से है, यहाँ बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करना पड़ेगा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन नहीं कर सकते। क्लियर है? तो इसको डिटरमिन करने के लिए हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, दैट इज कोलरास लॉ, जो कि ये बोलता है कि किसी भी आयन का जो आयनिक कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वह अपने को आयन से क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसका वैल्यू को आयन पर डिपेंडेंट नहीं रहता है। इसी फैक्ट का यूज करके हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे। मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दैट इज लैम्डा एम 0 कैनॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। हाउएवर it can be determined indirectly using Kohlraasch law. For example, if molar conductance of strong electrolytes CH3COONA, HCl and NaCl are known, then that of weak electrolyte CH3COOH can be calculated as under। तो आपको बताया गया कि जो weak electrolytes like acetic acid CH3COOH, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CH3COONH4, ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनका मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैनॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बट इट कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग कोलरास लॉ। यहाँ एक एग्जाम्पल शो किया गया है कि अगर हमको मोलर कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से, सोडियम एसीटेट, HCl और NaCl, याद रहे ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनका मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया जा सकता है। और अगर इनका हमको मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन नोन है तो एसिटिक एसिड जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है
कौन? एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट किया जा सकता है। देखिए कैसे। लैम्डा एम फॉर CH3COOH, CH3COOH के लिए लैम्डा एम 0 का वैल्यू इक्वल होगा लैम्डा एम 0 फॉर एसीटेट आयन दैट इज CH3COO माइनस आयन प्लस लैम्डा एम 0 फॉर H प्लस आयन। याद रहे एसिटिक एसिड आयोनाइज होकर एसीटेट आयन और H प्लस आयन देगा, तो लैम्डा एम 0 फॉर एसिटिक एसिड इक्वल होगा लैम्डा एम 0 फॉर एसीटेट आयन प्लस लैम्डा एम 0 फॉर H प्लस आयन। अब ये जो इक्वेशन था इसको हम इन तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लैम्डा एम 0 के टर्म में लिखेंगे। देखिए कैसे। ये इक्वल हो जाएगा, ये जो वैल्यू है दैट्स इक्वल्स टू लैम्डा एम 0 फॉर एसीटेट आयन, याद रहे ये आयन एज इट इज आ गया है, लैम्डा एम 0 फॉर एसीटेट आयन प्लस लैम्डा एम 0 फॉर Na प्लस आयन, याद रहे एडिशनल एक आयन आ गया है, प्लस लैम्डा एम 0 फॉर H प्लस आयन, ये H प्लस आयन ऑलरेडी था वो आया है, प्लस लैम्डा एम 0 फॉर Cl माइनस आयन, ये Cl माइनस भी एडिशनल आया। तो अगर इन यहां तक के इक्वेशन को हम देखें तो एसीटेट आयन और H प्लस आयन के अलावा किसका आयनिक कंडक्टेंस ऐड हो गया है एडिशनल? Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन का। अब हम इसमें से माइनस कर लिए कौन कौन सा आयनिक कंडक्टेंस किसका? Na प्लस आयन का माइनस लैम्डा एम 0 फॉर Na प्लस आयन और प्लस, याद रहे ये ब्रैकेट करली ब्रैकेट में दोनों लिया गया यानी ये भी माइनस साइन के साथ ही होगा, तो प्लस लैम्डा एम 0 फॉर Cl माइनस आयन। तो ये इक्वेशन जो था दैट्स इक्वल्स टू दिस। अब ये जो पोर्शन है ये एक्चुअल में लैम्डा एम 0 फॉर सोडियम एसीटेट है, ये क्या है? लैम्डा एम 0 फॉर HCl और माइनस आपने क्या कर दिया है? लैम्डा एम 0 फॉर NaCl। तो क्या मिला? दैट्स इक्वल्स टू लैम्डा एम 0 फॉर सोडियम एसीटेट, ये वैल्यू CH3COO माइनस प्लस आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस लैम्डा एम 0 फॉर HCl, ये लिख दिया गया, माइनस लैम्डा एम 0 फॉर NaCl के लिए लैम्डा एम 0। तो आपने देखा कि अगर हमको CH3COO Na HCl और NaCl, याद रहे ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, अगर इनके मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम डिटरमिन कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो नेचुरली एसिटिक एसिड जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसका मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां कैसे आएगा? तो याद रहे यहां पर सोडियम एसीटेट और HCl इन दोनों के मोलर कंडक्टेंस को एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऐड कर दीजिए और NaCl का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन उसमें से माइनस कर लीजिए। किसका वैल्यू मिल जाएगा? एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। याद रहे ये जो केस दिखाया गया है इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जैसे आपको सोडियम एसीटेट, HCl, NaCl इन तीनों का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे देगा और बोलेगा कि एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होगा। तो इसके वैल्यूज दिए रहते हैं, आपको वैल्यू पुट करना है और सीधा सीधा आपको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली if molar conductance of strong electrolytes NH4Cl, NaOH and NaCl are known, then that of weak electrolyte NH4OH can be calculated। याद रहे NH4OH कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसका मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन नहीं किया जा सकता क्योंकि यहां पर एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन के लिए हमको इसे सोल्यूशन को इनफाइनाइटली डाइल्यूट करना पड़ेगा जो प्रैक्टिकली इन प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हमको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड NaCl इन तीनों का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन नोन है, इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन कर सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो हम NH4OH का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे। लैम्डा एम 0 फॉर NH4OH ये इक्वल होगा लैम्डा एम 0 फॉर अमोनियम आयन प्लस लैम्डा एम 0 फॉर हाइड्रोक्साइड आयन। दैट्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं?
lambda m0 for NH4 plus ion plus lambda m0 for Cl minus ion, याद रहे Cl माइनस एडिशनल आ गया, NH4 तो ऑलरेडी था इक्वेशन में, प्लस lambda m0 for Na plus ion प्लस lambda m0 for OH minus ion, याद रहे Na plus आयन और OH माइनस आयन, OH माइनस आयन ऑलरेडी था इक्वेशन में, Na प्लस एक्स्ट्रा आ गया। तो कौन कौन से आयन अभी तक एक्स्ट्रा आ गए, क्लोराइड आयन और Na प्लस आयन, इन दोनों आयनों के आयनिक कंडक्टेंस को माइनस कर लीजिए। तो माइनस lambda m0 फॉर Na प्लस और प्लस lambda m0 फॉर Cl माइनस, याद रहे ये जो वैल्यू है वह NaCl का आयनिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्लियर है। जबकि ये क्या था, मोलर कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और ये है मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaOH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इक्वल्स टू क्या मिला, lambda m0 फॉर अमोनियम क्लोराइड दिस, प्लस lambda m0 फॉर NaOH दिस वैल्यू, और माइनस lambda m0 फॉर NaCl। तो अगर आप अमोनियम क्लोराइड का lambda m0 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का lambda m0 ऐड कर देते हैं और उसमें से सोडियम क्लोराइड के lambda m0 को माइनस कर लेते हैं, तो किसका वैल्यू मिल जाएगा, lambda m0 फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए lambda m0 का वैल्यू मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर में आपने देखा कि कोलरास का नियम क्या है, व्हाट इज कोलरास लॉ, और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में याद रहे ये कोलरास लॉ तो पूछा ही जाता है, मोस्ट प्रोबेबल होता है यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, और एकेडमिक एग्जामिनेशन में भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आते हैं कोलरास लॉ के, बहुत इजी होते हैं, आपको वैल्यूज़ दिए रहते हैं, सिर्फ उनको पुट करना रहता है और अननोन वैल्यू आपको मिल जाता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, देखेंगे कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। आगे हम सेल पोटेंशियल की बात करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।